कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग मॉर्निंग में सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका NCERT क्लास 12 का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा गया है। साथ ही साथ आपको झारखंड टेट में भी सोशियोलॉजी का ग्रेजुएशन तक का जो सिलेबस पढ़ना है उसमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। उसके बाद कोई भी आप अगर स्टेट लेवल का PGT सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपनिवेशवाद से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद का प्रभाव का वर्णन करने के लिए बोला गया है। उपनिवेश जो होता है, उपनिवेश को हम लोग कॉलोनी के नाम से जानते हैं। उपनिवेश को क्या बोला जाता है? कॉलोनी। और उपनिवेशवाद का इंग्लिश हो गया आपका कॉलोनिज्म। तो उपनिवेशवाद क्या है? यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश को जीतने और अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है। एक देश जो है वो दूसरे देश को जीतने का कोशिश करता है तथा अपना उपनिवेशवाद बनाने का कोशिश करता है। इसके अंदर क्या कहता है, जिसको वो उपनिवेश बनाता है उसके अंदर शोषण करता है, उसके ऊपर आर्थिक सामाजिक दबाव पड़ता है। पहले क्या होता था कि जब 1800 ईस्वी में जब उपनिवेशवाद का प्रचलन स्टार्ट हुआ तो जो उपनिवेशवाद वाले देश थे वो अपनी धारणा यह रखते थे कि हम जिन्हें उपनिवेश बना रहे हैं, जो भी देश को अपना उपनिवेश बना रहे हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक धार्मिक स्तर पर हम उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म अपनाकर उन्हें समाज में और आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो उपनिवेशवाद की प्रथा है इसके अंतर्गत क्या है कि लोगों के ऊपर शोषण होने लगा, लोग शोषित होने लगे, जो उपनिवेश बनते थे उनके ऊपर अत्याचार होने लगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत किसका उपनिवेश था? तो भारत का जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो भारत को अपना उपनिवेश बना ली थी, यानी एक देश आकर दूसरे देश के ऊपर अपना शासन चला रहा था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद आखिर होता क्या है। तो जैसा कि परिभाषा से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को जीतने और अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न करता है। ऐसा उपनिवेश जो करता देश का एक अधीनस्थ हिस्सा बन जाता है। जैसे इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड आने के बाद वो इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया। इंग्लैंड जो था वो इंडिया को अपना उपनिवेश बनाता है, तो उसके ऊपर ये क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। और फिर उपनिवेश करता देश के लाभ के लिए उस उपनिवेश को तरह तरह से शोषण करने लगता है। ये जो उपनिवेश करता है, उपनिवेश करता, जैसे भारत जो था उसको क्या किया था? अपना उपनिवेश बनाया था। इसके ऊपर तरह तरह का शोषण, तरह तरह के अत्याचार, आर्थिक दबाव इसके अंतर्गत वो करने लगता है। और फिर अधीनस्थ जो उपनिवेश करता देश के लाभ के लिए उस उपनिवेश को तरह तरह से क्या करता है, वो बहुत सारे जो अपने शासन बनाए रखने के लिए, अपने रुचि बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी देश के रूप में उस उपनिवेश को लूटकर उसे छोड़ देता है। यह दूर से ही उस पर शासन भी कर सकता है। इंग्लैंड में रहकर भी जैसे जो वहाँ की महारानी थी इंडिया के ऊपर शासन कर रही थी, तो दूर में भी रहकर इसके ऊपर शासन चलाया जा सकता है। भारत जो है वो प्राचीन ग्रामीण समुदायों का देश है जो अपेक्षाकृत स्वयं पर ही निर्भर था। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो प्राथमिक तौर पर गैर बाजारी विनिमय जो व्यवस्था थी उस पर आधारित थी, भारत की अर्थव्यवस्था। तो जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जब उपनिवेश करता आते हैं, आने के बाद बहुत सारे उसके ऊपर शासन करते हैं,
आप देखिएगा, जो भारत के इतिहास को पढ़िएगा तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं और समय समय पर बहुत सारे धर्म संप्रदाय के जो राजा महाराजा हैं वो भारत के ऊपर शासन करें। शासन फंड करने के फलस्वरूप क्या हुआ कि उनका जो अपना एक सोच, अपनी एक विचारधारा, अपनी एक धार्मिक जो प्रभाव है वो भारत के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलती है। उसके ऊपर एक छाप अपना वो छोड़ते चले गए हैं, जो भी लोग आकर, जो भी राजा महाराजा आकर शासन किए, जिसके कारण क्या हो गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके अंतर्गत रूपांतरण आया है। और हम अगर देखते हैं, ऐतिहासिक शोध करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण औपनिवेशिकता से पहले ही विद्यमान था। बहुत से गांवों और इलाकों में विभिन्न प्रकार के गैर बाजारी विनिमय जो थे हमें देखने को मिलते थे, और जिसके कारण क्या हो गया कि भारत की जो करघा व्यापार थे, हस्त कुटीर की व्यवस्था थी, उसको हानि पहुंचा। जो नील की जो उपनिवेशवाद बनने का प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेज लोग, जो भारत के अंदर नील की खेती होती थी, जो कि धोती का जो साइड लाइन रखने का काम में आता था, तो उसको व्यापार करने के लिए, क्योंकि विदेशों में उस प्रकार के वस्त्रों को बहुत अधिक मांग थी, इसके अंतर्गत जो अंग्रेज व्यापारी लोग आने के बाद क्या हुआ कि भारत के अंतर्गत उस पर प्रभाव करने लगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। जो उपनिवेश करता आए वो भारत के अंदर आए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो उपनिवेशवाद से भारत के व्यापार, उत्पादन और कृषि में बहुत सारे हमें अंतर देखने को मिलते हैं। क्या अंतर देखने को मिल रहे हैं कि जो कृषि का क्षेत्र है वो क्या हुआ, धीरे धीरे विघटन की ओर जाने लगा, और उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए जो आर्थिक सुअवसर का लाभ उठाने के लिए एक समुदाय का जन्म हुआ, जिसे स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतर बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद भी क्या किया, जो एक समुदाय वर्ग के लोग आए थे वो अपने उपनिवेशवाद के चलते एक समुदाय के रूप में कार्य करने लगे, अपना आर्थिक उत्थान का कार्य करने लगे। इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में भी देखते हैं। इस काल के दौरान भारत की जो विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो और अधिक रूप से वे लोग जुड़े। अंग्रेज राज से पूर्व भारत में केवल निर्मित वस्तुओं का ही व्यापार किया जाता था, परंतु उपनिवेशवाद के बाद भारत का जो कच्चा माल था और कृषक उत्पाद था वो उसमें बढ़ोतरी आई, वो बाजार में जाकर बेचा जाने लगा, क्योंकि उसे क्या मिला, भारत को क्या मिला, एक खुला बाजार मिला। उपनिवेशवाद के चलते उसे खुला बाजार मिला, जिसके चलते वो अपने जो उत्पादन की वस्तुएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वे बेचने लगे। उन्हें आय का स्रोत नया नया मिला, उन्हें लाभ की प्राप्ति अधिक हुई। कृषि के क्षेत्र में भी हमें इस प्रकार के बहुत सारे अवसर देखने को मिले। भारत में बाजार की जो अर्थव्यवस्था थी वो कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए गए, जिससे कि आर्थिक स्थिति में भी उनके अंदर क्या हुआ, बदलाव आया। इसके तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु को ही आप ले लीजिए। तमिलनाडु का जो एक जगह है वो बहुत ही प्रसिद्ध है कि जो नाटुकोटोई समुदाय के लोग थे, नाटुकोटाई चेट्टियार, ये जो नाटुकोटाई चेट्टियार समुदाय के लोग थे वो देशज व्यापारिक तंत्र से संगठित थे। उपनिवेशवाद के दौरान इस समुदाय पर अध्ययन किया गया तथा पता चला कि समुदायों को बैंकिंग और व्यापारिक गतिविधियों से समुदाय के जो सामाजिक संगठन था उससे ये लोग क्या हो गए, ये लोग जुड़ गए। जुड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ कि उनके अंतर्गत जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, उसके बाद आपका नातेदारी की व्यवस्था, ये सब के अंतर्गत हमें क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिला। किसके फलस्वरूप, तो उपनिवेशवाद के फलस्वरूप हमें इन समुदायों के अंतर्गत कुछ परिवर्तन भी देखने को मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशवाद के चलते क्या हुआ कि जो बाजार की व्यवस्था थी वो बहुत अधिक सुगम हो गई, उसको और अधिक
जो लोग थे उन्हें लाभ की प्राप्ति हुई। तो आई होप आप लोगों को उपनिवेशवाद जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।